हमने इनहेलिंग यानी कि अंतः श्वसन और एक्सेलिंग यानी कि निःश्वसन के बारे में बात की थी। और मैंने बताया था कि इन दोनों क्रियाओं का पहला और सबसे अहम कदम होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन में बदलाव, यानी आयतन का बढ़ना या कम होना। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि ये कैसे होता है। तो अब मैं उसी के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके छाती के बीचों बीच एक बड़ी सी हड्डी होती है जो नीचे की ओर जाती है। आप इसे अपनी छाती पर महसूस भी कर सकते हैं। इसे हम या तो ब्रेस्ट बोन कहते हैं या स्टर्नम यानी कि उरोस्थी कहते हैं। उरोस्थी मध्य हड्डी है और दोनों ओर की सारी पसलियां इससे जुड़ी होती हैं। कुल मिलाकर आपके पास 12 जोड़े पसलियां होती हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कुल 12 नहीं बल्कि 12 जोड़ियां हैं, यानी कुल मिलाकर 24 पसलियां। इनमें से 7 जोड़ियां यानी कि 14 पसलियां सीधे इस उरोस्थी से जुड़ी होती है और पसलियों के बीच में मसल यानी कि मांसपेशियां होती हैं। हर मांसपेशी को एक अलग नर्व या तंत्रिका नियंत्रित करती है जो इन्हें संकुचित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति देती है। ये मांसपेशियां आपके मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं और इनका नाम होता है इंटरकोस्टल मांसपेशियां। तो हम इन्हें अंग्रेजी में इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंटर का अर्थ होता है बीच में और कोस्टल का मतलब होता है रिब्स यानी कि पसलियां। तो इंटरकोस्टल मसल का मतलब हुआ पसलियों के बीच की मांसपेशियां। जब मस्तिष्क कहता है कि गहरी सांस लेनी है तो ये मांसपेशियां संकुचित होती हैं और पसलियां बाहर की ओर खींचती हैं। एक और मांसपेशी है जो नीचे की ओर होती है और इसका आकार उल्टे यू या गुंबद की तरह होता है। ये गुंबद थोरैक्स या वक्ष गुहिका के तल होता है। इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। जब डायाफ्राम संकुचित होता है तो ये बाहर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर जाता है, यानी ये समतल हो जाता है। ये अब ज्यादा सपाट हो गया है और पहले से नीचे खिसक गया है। जैसे ही डायाफ्राम नीचे जाता है इस गुहिका में मौजूद सभी अंग जैसे कि दोनों फेफड़े नीचे की ओर सरकते हैं। और यहाँ मैंने हृदय नहीं दिखाया है लेकिन वो भी कार्डियक नॉच में स्थित होता है। तो ये हमारे फेफड़े और हृदय हैं जो शारीरिक रूप से नीचे और बाहर की ओर खींचते हैं। अब अगर आप और जूम करके देखेंगे कि ये फेफड़े का एक्सपेंशन या फैलाव कैसा दिखता है, तो हम कहते हैं कि फेफड़ों का आयतन बढ़ गया है। तो असल में जो फैलता है वो होता है कूपिका यानी कि एल्वेलाई। आपके फेफड़ों में लगभग 50 करोड़ कूपिका होते हैं। ये एक बहुत ही विशाल संख्या है, लेकिन जब पसलियां बाहर जाती हैं और डायाफ्राम नीचे जाता है तो ये कूपिका बाहर की ओर खिंचते हैं, यानी ये आकार में बड़े हो जाते हैं। अगर आप और पास से देखें तो पाएंगे कि कूपिका के चारों ओर प्रोटीन होता है जिसे हम इलास्टिन कहते हैं। नाम से ही समझ आ सकता है कि ये इलास्टिक यानी कि लचीला होता है। ये एक रबर बैंड की तरह काम करता है। जब मांसपेशियां फैलती हैं तो ये इलास्टिन प्रोटीन खिंचता है और जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं जो कि निःश्वसन के समय होता है तो ये इलास्टिन प्रोटीन वापस संकुचित होते हैं। यही है जो आयतन को कम करती है। अगर आपने बहुत सारे रबर बैंड को खींच रखा हो और फिर खींचना बंद कर दें तो वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। यही यहाँ होता है। मांसपेशियों के संकुचन से कूपिका खुलते हैं और इलास्टिन खिंचता है। जैसे ही संकुचन बंद होता है इलास्टिन उन्हें वापस उनकी पूर्व स्थिति में लाता है और अंतः श्वसन में आयतन बढ़ता है क्योंकि मांसपेशियां संकुचित होती हैं और इसमें केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा लगती है, खास तौर पर एटीपी यानी कि अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन निःश्वसन में आयतन घटता है और इसमें कोई रासायनिक ऊर्जा नहीं लगती। इसमें सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा लगती है। तो ये था अंतः श्वसन और निःश्वसन के पीछे का वैज्ञानिक तंत्र। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे।